नमस्कार, मैं प्रीति आर्य आपको शिवानी जी के नॉवल सुरंगमा का 7वां भाग सुनाने वाली हूँ। तो सुनिए सुरंगमा का 7वां भाग। इसी बीच छात्रावास में देश के लिए झेली गई जेल यात्राओं ने उसे चट अपना वीज़ा थमा दिया। सोमेश्वर के चनौदा आश्रम के जिन किशोरों को गोरे सिपाहियों के उद्दंड बैटनों ने गंभीर रूप से आहत किया, उनमें दिनकर अग्रणी था। अब भी उसके पीठ में, कंधे में, माथे में उन विदेशी बैटनों के अनेक अमूल्य स्मृति चिन्ह भरे पड़े थे। सुअवसर देख खान में छिपे वे अनमोल हीरे स्वयं ही जगमगाने लगे। गुड़ी जौहरियों को कब और कैसे उन धूमिल रत्नों की जगमगाहट से मोहा जा सकता है, ये वो सरल युवक संभवतः उतना नहीं समझता था। किंतु मारवाड़ी सहचरी इसी प्रखर व्यापार कुशल बुद्धि ने पति की बाह थाम उसे ठीक उसी जौहरी के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, तो जो इन हीरो का उचित मूल्य आंक सकता था। कभी विनीता के पिता ने ही उस जौहरी की पूरी परिवार का उसकी सुदीर्घ जेल यात्रा के दौरान भरण पोषण किया था। यही नहीं, चुनाव के चंदे, पुत्रियों के विवाह, पुत्र की नौकरी दिलाने के महायज्ञ में भी सबसे बड़ी आहुति उसके पिता ने ही दी थी। आज उसी यज्ञ भाग का प्रसाद मांगने वो उसी द्वार पर आंचल फैलाकर खड़ी हो गई थी। दिनकर को राजनीति के अखाड़े में अपना स्थान बनाने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। एक नेता के जन्मजात गुण और उसके रक्त मज्जा में बसे थे। आकर्षक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, रहस्यमयी मुस्कान, मुस्कुराते अधरों पर संशय का कभी न खुलने वाला ताला। वो हाँ कर रहा है या ना, ये कभी कभी उसकी परंकशायनी पत्नी विनीता भी नहीं समझ पाती। समय के साथ साथ उसका व्यक्तित्व किसी वेगवती नदी के निरंतर सहवास से चिकने बन उठे पहाड़ी गलड़ान पत्थर सा ही चिकना कर बन उठा था। उसके यौवन का आकर्षण प्रतिभा संपन्न सुंदर तरुण का था, किंतु उसके प्रौढ़त्व का आकर्षण था एक भरे मंजे कुशल राजनीतिज्ञ का। आज वयस में मंत्रिमंडल का सबसे छोटा सदस्य होने पर भी उसकी विलक्षण बुद्धि के बड़प्पन का लोहा सब मान चुके थे। कभी कभी वह वनीता से भी कोई बात छुपा देता, वो रूठ जाती। हद है, अब आप मुझसे भी बातें छुपाने लगे हैं। उस पर कभी कभी नौकरों के सामने भी मुझे ऐसी झिड़क देते हैं। कभी तो आपकी लाड़ दुलार का अंत नहीं रहता, और कभी ये झुड़कियाँ। विनीता की आंखें छलक उठती और उसी क्षण उसका बहरूपिया सहचर उसे बाहों में बांधकर उसके कान से अधर सटा लेता। विनीता, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है जानती हूँ? मैं अब राजनीति के अखाड़े में ताल ठोक कर किसी भी खुरपेच को ललकार सकता हूँ। आज तक नीति शतक के एक श्लोक की गायत्री जपता रहा हूँ। सत्या नृपता च परशा प्रियवादिनी च हिंस्त्रा दयालु रपि चार प्रथा वदान्या नित्य व्यथा प्रचुर नित्य गदांदना व वेश्याकनेव नृपनीति अनेक रूपा। सत्य वक्ता भी हूँ, झूठ भी है, कठोर वचन भी बोलता हूँ, मधुरभाषी भी हूँ और हिंस्र भी हूँ, दयालु भी। तीसरा पद प्रचुर नित्य नागमा तुमने मेरे जीवन में साकार कर दिया है। वेश्या की भांति मेरे नृपनीति के भी अनेक रूप हैं। विनीता, प्रखर से प्रखर विरोधी दल का सदस्य भी उसके कुटिल मस्तिष्क के दांव पेचों का ओझ छोड़ नहीं पा सकता था। कई बार उसे सेंटर में बुलाए जाने की व्यर्थ अफवाह उड़ने पर उसकी राजनीतिक स्थिति को और भी सबल बना गई थी, किंतु राजनीति की म्यान में कभी दूसरी तलवार नहीं अड़ सकती, वो ये जान गया था। राजनीति का यही मोह स्वयं उसके पारिवारिक जीवन को आरे की तरह चीर गया था। विनीता को अपनी पैतृक संपत्ति का अहम ठीक उसी तरह लील चुका था जैसे सर्पिणी निर्मोही बन स्वयं अपने अंडों को निगल जाती है। पति के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ती बढ़ती उसे उद्देश्यहीना यायावर बना चुकी थी। न जाने कितनी बार वो विदेश हो आई थी। बोर्डिंग में पल रही पुत्री को न जन्मदायिनी जननी के प्रति मोह था, न जननी को ही उसकी चिंता थी। नैनीताल की कट्टर जर्मन नर्स ने उसे खोटे सिक्के सा फेर दिया था। नींद आने की गोलियां खाने वाली, कमरा बनकर सिगरेट फूंकने वाली उस अत्याधुनिका या छात्रा की अस्वाभाविक रूप से प्रगतिशील प्रगति देख वे एक ही महीने में भयत्रस्त हो गई थी। फिर दिनकर ने उसे अपने पास बुला लिया। विनीता को उन्होंने समझाया भी था, विनीता, अब तुम अपनी ये बेकार की समाज सेवा त्याग दो और घर देखो। लड़की बर्बाद हो रही है, मुझे इतना कहाँ समय है जो उसकी लगाम खींचूं। पर विनीता हंसकर टाल गई थी। आप भी एकदम ही दकियानूसी बातें करते हैं। आज के बच्चे क्या हमारी तुम्हारी तरह पहाड़े रटकर बड़े हुए हैं? मैं घर पर ही कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है, अहमदाबाद की ग्राम पंचायत ने मुझे 50 बीघा ज़मीन दी है। वहाँ जेल से छोटी बंदरियों के लिए मुझे एक छोटा सा फार्म बनवाना है। उधर न्यूट्रिशन कैटरिंग के स्कूल की नींव डालने जा रही हूँ। वास्तव में विनीता जी का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। एक और वो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वुमेन
एसोसिएशन की चेयरमैन थी। दूसरी ओर इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के एग्जीक्यूटिव की सदस्य है। उधर बीच बीच में उन्हें पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिलों के पक्ष में अपनी ओजस्वी वक्तृता भी झाड़ने जाना होता था। अब उसे भी अपनी गतिशील पार्टनर में आनंद आने लगा था, किंतु घर लौटने पर कभी कभी पति को लेकर उसकी अपने सौभाग्य पर सर्वाधिक सुरक्षा की भावना जागरूक होती। पार्टी हो या कोई उत्सव, सुंदरी चुलबुली दर्शनीय महिलाएं जहाँ कहीं उसके सुदर्शन पति को घेर घेर कर हंसने इटलाने लगती, वो चट से वहाँ पहुँच अपनी उपस्थिति की छाप से उन्हें आतंकित कर रंगीन भीड़ के मोहक घेरे को तितर बितर कर देती। वो स्वभाव से ही शंकालु थी। यही कारण था कि पुत्री को वो आकर्षक नई ट्यूटर उसे खिन्न कर गई थी। इसी बीच पति को बड़ी अनिच्छा से ही छोड़ उसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एक सेमिनार में मद्रास जाना पड़ गया था। 4-5 महीनों में सुरंगमा को भी अब अपनी नई नौकरी में आनंद आने लगा था। वर्षों पूर्व पीछे छूट गए विषय उसे सहसा अपने बीते कैशोर्य की स्मृति को ताज़ा कर देते। किसी मोटी पुस्तकों के पृष्ठों में दबे पाटल प्रसून की विवर्ण पत्रों सी कैशोर्य की वे स्मृतियाँ उसे एक बार फिर कॉन्वेंट के हाथे में पहुँचा देती। कभी कभी उसकी मुँह लगी शिष्या सब कॉपी किताबों को उठाकर कोने में डाल देती। चलिए मिस, आज कहीं लंबे ड्राइव के लिए चले, देखिए ना कितना अच्छा दिन है, एकदम घूमने वाला। मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। एक बार मैं पापा के साथ गई थी, हर मंगल को वहाँ वहाँ बाज़ार लगता है। लखनऊ में तो लगता ही नहीं ऐसा। चलेंगी ना? वहाँ ना चले तो मुझे अपने घर ले चलिए मिस। सुरंगमा ने उसके बचकाने प्रस्ताव को 1-2 बार ऐसे ही हंसी में टाल दिया था। उस सकरी गली में कहीं उसकी वो शिष्या अपनी अत्याधुनिक वेशभूषा में खड़ी होगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। वैसे भी जब भी मंत्री जी की झंडा लगी कार उसे लेने आती, मोहल्ले की कुतूहली भीड़ खिड़कियों से झांकने लगती। प्रतिवेशियों की संदिग्धपूर्ण आंखों में अब उसके लिए वो पूर्ववत स्नेह नहीं रह गया था। वो न जाने कब उनकी सरल बिरादरी से छिड़क कर दूर जा गिरी थी। उनके बदले व्यवहार को देखकर सुरंगमा का मन अब उस मोहल्ले से उखड़ने लगा था। फिर उसे अचानक ही ठीक वैसा ही निर्जन एकांत मकान मिल गया था जैसा वो चाह रही थी। बैंक के ही बुजुर्ग कर्मचारी ने उसे उस मकान का अता पता बता उसका अभिशप्त इतिहास भी उसी सांस में उगल दिया था। मकान है तो एकदम नया मिस जोशी, पर है मनहूस। क्यों, क्या कोई भूत वूत है क्या? मैं नहीं डरती, मुझे तो बस खुला और हवादार एक कमरा चाहिए। अजी हवादार तो ऐसा कि लखनऊ में ऐसा हवादार कमरा मिल ही नहीं सकता। खिड़की खोल दीजिए तो गोमती में डुबकी लगाते झोंके और कूलर चालू कर देते हैं। असल में हमारे साले साहब ने बड़ी तबीयत से बनवाया था, फिर बेटी की शादी हुई तो उसी को 2-4 में दे दिया। बेटी दामाद वहीं रहने आए और तीसरे ही महीने स्टोव फटने से पहले बेटी गई। फिर महीना भर भी नहीं हुआ कि स्कूटर दुर्घटना में दामाद चला गया। तब से मकान खाली पड़ा है। आप कहें तो बात करूं, पर आस पड़ोस नहीं है मिस जोशी। मैं ऐसा ही निर्जन मकान चाहती हूँ, आप बात कर लें। पहले ही दिन उस विचित्र मकान की स्थिति ने सुरंगमा को दूर से ही मोह लिया था। सामने थी कलकल बहती गोमती, पीछे दिगंत तक विस्तृत नई नई बस्तियों के चमकीले मकान, कहीं बीच बीच में मिलों के ऊंचे लौह स्तंभ धुआं उगलते आकाश को धूमिल कर देते, और कहीं नए बने पुल की महिमा बाढ़ से ध्वस्त पुराने पुल के खंडर को अंगूठा से दिखा रही थी। मनकामेश्वर के शिव मंदिर की मधुर घंटा ध्वनि गोमती की जलधार से अभिसिंचित होकर किसी परिचित आत्मीय की अंतरंगता से सीधे उसके कमरे में चली आती और वो आंखें बंद कर लेती। खिड़की से आता हवा का हर झोंका नित्य नवीन शीतल फुहार से ही उसे अभिसिंचित कर जाता। पिछली बाढ़ में वो मकान अपना अस्तित्व ही मिटाता गोमती गर्भ की उग्र गहराई में डूब गया था। अभी भी उसके दीवारों पर उसकी जल समाधि का इतिहास अंकित था। मीरा तो उस प्राकृतिक स्प्रे वर्क को देखकर बौरा गई थी। हाय, एकदम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मजा दे रही है दीवारें, और ये दीवार पर लिखा ओम शुभ लाभ तो तू किसी भी आर्ट गैलरी में लटका सकती है। उस दिवंगत अभागे नए जोड़ के गृह प्रवेश के समय ही संभवतः वो शुभ लाभ की कामना दीवार पर अंकित की गई थी। उसकी लाल स्याही सचमुच ही कलात्मक ढंग से फैलकर आकर्षक बेल की सृष्टि कर गई थी। माँ की गृहस्थी का फालतू सामान सुरंगमा नए मकान में आने से पहले बड़े औदार्य से पड़ोसियों को बांट रही थी। अपने अस्वाभाविक करुण अतीत का वो एक भी स्मृति चिन्ह रखना नहीं चाहती थी। साथ में लाई थी एक सूटकेस, एक तखत और एक स्टोव। माँ के एक एक बर्तन में माँ की असंख्य स्मृतियाँ लिपटी थी। निर्जीव वस्तुएं भी मनुष्य के चले जाने के बाद कितनी सजीव हो उठती हैं। कांसे का वो बंगाली गिलास जिसमें माँ चाय पीती थी, स्टोव जिसे माँ हर इतवार को नींबू राख से मलका चमकाती थी, करछुल जिस पर लिपटी माँ की अराल उंगलियों का स्पर्श हाथ में लेते ही उसे ऐसे समा जाता जैसे वो माँ की उंगलियां थाम रही हो। कुछ भी उसने साथ नहीं लिया। नया स्टोव खरीद उसने एक आध भगोने में ही अपनी नई गृहस्थी जमा दी थी।
खाना बनाती भी तो कम ही थी। आए दिन मीरा हाथ में टिफ़िन कैरियर लटकाए आ जाती। जानबूझकर ही शायद वो इतना खाना ले आती थी कि सुरंगमा को दूसरे दिन भी खाना नहीं बनाना पड़ता। एक दिन सुस्वादु भोजन के साथ साथ मीरा वैसा ही एक लुभावना प्रस्ताव भी लेकर आ गई। सुरंगमा, मामा बाबू की चिट्ठी आई है। मामी के भाई का लड़का कार्तिक पिछले साल जर्मनी गया था वरुण के पास। वहाँ से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर वर्धमान में खूब अच्छी नौकरी पा गया है। अभी विवाह नहीं हुआ। मामा ने शायद तेरी बात की थी। कार्तिक को कोई आपत्ति नहीं है, बस एक बार तुझे देखना बस चाहता है। पर मुझे तो आपत्ति है, मैं किसी को नहीं देखना चाहती। सुरंगमा ने हंसकर अखबार खोल लिया था। मीरा उसकी इस उदासीनता से मन ही मन रुष्ट भी हुई थी। कार्तिक दा को देखा होता तो लड़की ने तब शायद ऐसी उदासीनता से अखबार नहीं खोल पाती। कलकत्ते की एक से एक सुंदरी स्मार्ट लड़कियां कार्तिक दा पर जान छिड़कती थीं। तपन सिन्हा ने तो उसके सम्मुख चित्र जगत में आने के लिए कई बार प्रलोभन का चुग्गा बिखेरा था। जैसे ही आकर्षक चेहरा था वैसी ही प्रतिभा भी थी। उसकी माँ लॉर्ड सिन्हा के परिवार की थी और पिता के थे सुविख्यात ब्राह्म समाजी परिवार की पूरे कलकत्ते में सुख्याति थी। मीरा की चुप्पी देखकर ही फिर सुरंगमा मन ही मन समझ गई थी कि उसकी उदार हितैषणी सखी उसके उत्तर से रूठ गई है। अखबार एक और खिसका। उसने तनी मीरा के हाथ थाम लिए। बुरा मान गई मीरा, पर मैं मन ही मन निश्चय कर चुकी हूँ, कभी विवाह करने की मुक्ता नहीं करूँगी। तुझे तो पता ही है, मेरी माँ की असामयिक मृत्यु का कारण ही उनका विवाह था। दूध की जली माँ ने भले ही मट्ठा फूक कर पिया हो, मैं तो पी ही सकती हूँ। वाह, क्या बढ़िया बात सोची है आपने। तब क्या करेंगी आप सुनूं? तुम बदशक्ल होती, सुरंगमा का चेहरा चेचक के दागों से भरा होता, आँख की कानी होती, लुल्ली लंगड़ी होती। तब भी एक बात थी, कभी चेहरा देखा है अपना? फिर चेहरा हो या ना हो, पुरुष का क्या स्त्री का केवल चेहरा देखते हैं? मीरा ने अपने हाथ छुड़ा लिए और फिर तनकर बैठ गई। मीरा, मुझे अपने पर विश्वास है, पुरुष कितना ही कुटिल कामी क्यों ना हो, जब तक नारी नहीं चाहती उसका कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। फिर मेरी दूसरी व्यवस्था भी तो तुमसे छिपी नहीं है। कब मेरे पिता सहसा धूमकेतु से प्रकट हो जाएंगे, इसका कुछ ठीक नहीं। यही सोचकर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी। बैंक की नौकरी मुझे अनेक सुविधाएं देती है। वर्ष में एक बार फ्री ट्रैवलिंग, रहने खाने पीने की सुविधा। जब मन उबेगा घूमने निकल जाऊंगा। फिर तू तो है ही। जी हाँ, मैं क्या आपकी तरह मूर्ख हूँ? मैंने डैडी से हाँ कह दिया है। सुनील गुहा न जाने कितने चक्कर लगा चुका है। पहले मैं उसका नाम सुनकर ही भड़क गई थी। क्या दहेजू ही बचा है मेरे लिए? फिर उसकी पहली पत्नी पूर्वा कितनी सुंदर थी, पर फिर मैंने सोचा विधुर ही तो है, एक बच्ची भी है, उसे नानी पाल रही है। वो तो अभी विवाह के लिए जिद कर रहा था, पर डैडी एकदम बैक वेडिंग रचाना चाह रहे हैं, शायद मई में। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने मीरा। पर सुनील गुहा तो शायद कनाडा में ही बस गए हैं। क्या तू भी वहीं चली जाएगी? और नहीं तो क्या, इसी से तो कह रही हूँ सुरंगमा, एक बार कार्तिक को अवसर दे। तू कहे तो आज ही तार भेज दूँ। नहीं मीरा, उसका सर सुनकर मीरा को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। मैं अपने निश्चय में कभी नहीं डिगूंगी। पुरुष कभी मेरा पति नहीं बन सकता। माँ का सुख जी भर कर देख लिया है। मीरा ने एक लंबी सांस खींचकर बटुआ उठा लिया। अब मैं चलूँ सुरंगमा? तुझे भी तो कहीं जाना है ना? चल, मैं हजरतगंज तक छोड़ दूंगी। कल बैंक के काम से 4 दिन के लिए उन्नाव जा रही हूँ। एक आध चीज़ें खरीदनी हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मिनी ने कहा है उसे भी हजरतगंज जाना है। 6 बजे मुझे यहीं से ले लेगी। शिष्या का नाम लेते ही सुरंगमा का चेहरा स्निग्ध हो उठा। हाँ भाई, क्यों नहीं। हमारी है सीधी सादी फिएट और तुम्हें लेने आएगी मंत्री जी की स्लीक कार। चलूँ? वो आनंद का पुट देती उठी, किंतु चेहरा देखकर ही सुरंगमा समझ गई थी रूठ कर जा रही है। 3-4 दिन बाहर रहने के बाद सुरंगमा लौटी तो बैंक जाने को मन ही नहीं किया। सिर धोकर वो खिड़की के पास खड़ी बाल सुखा रही थी कि द्वार भड़ाम से खोल उसकी शिष्या तेजी से भागती उसे लिपट गई। हाय मिस, बाल खोलकर आप कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारे ऊपर के गोल कमरे में असित हालदार की बनाई एक उमर ख़याम वाली तस्वीर है। आज आप आएंगी तो दिखाऊंगी। एकदम आप ही का चेहरा है, डैडी भी कह रहे थे। सुरंगमा का चेहरा लाल पड़ गया। छोड़ो तो मिनी, कंघी से बाल तो निकाल लूँ। उसने हंसकर अपनी शिष्या को स्नेहपूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन से छुड़ाने की चेष्टा की, पर उसने और भी मजबूती से पकड़ लिया। पहले एक प्रॉमिस कीजिए, तब छोड़ूंगी। अरे बाबा, पहले छोड़ो तो सही, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूँ मिस। उसकी काली पुतलियाँ टॉर्च के बल्ब सी चमकने लगी। दशहरे की छुट्टियों में डैडी को एक मीटिंग में नैनीताल जाना है। मम्मी इस बार दशहरे में नहीं आ पाएंगे, उन्हें किसी डेलीगेशन के साथ हॉलैंड जाना है। इसी से डैडी हमें भी अपने साथ नैनीताल ले जाएंगे। चलेंगी ना मिस? मैं? सुरंगमा जैसे आसमान से गिरी। क्यों, आपकी भी तो छुट्टियां हैं। डैडी ने कहा यदि आप गई तब ही मुझे ले जाएंगे, नहीं तो वहाँ तो उन्हें दिन रात इधर उधर भागना होगा। मुझे किसके पास छोड़ेंगे? प्लीज़ मिस,
कुछ उसका रुआसा स्वर, कुछ स्नेहपूर्ण आमंत्रण और कुछ स्वयं की दुर्बलता ही उसे फिर शतमुखी विनिपात की ओर खींच ले गई थी। आज तक उसने कभी पहाड़ नहीं देखे थे। इसी से काठगोदाम छूटते ही क्रमशः उत्तुंग होती बलखाती सड़क के घेरे उसे किसी डेंटिस्ट की ऊंची होती कुर्सी की भांति ही ऊपर उठाने लगे। कार के कांच से दिख रहा कुमायूं की विस्तृत पर्वत श्रेणियों का वैभव उसे मुग्ध कर गया। साए साए करती हवा के झोंकों में झूमते नाचते देवदार के सुदीर्घ वृक्ष, वीर भट्टी के लाल छतों वाले साहबी बंगले और बीच बीच में दूर से दिख रही नैनीताल की अद्भुत छटा उसे पागल बना गई। शायद उसकी मुग्ध दृष्टि और चेहरे के बदलते भावों को देखकर दिनकर बड़े उत्साह से किसी गाइड की भांति उसे जन्मभूमि का परिचय देने लगा था। वो देख रही है ना, उस चोटी पर विवेकानंद अस्पताल बना रहा है, और वो रहा मुक्तेश्वर। गागर और विनायक, जब हम छोटे थे तब गाना गाया करते थे मिनी। बड़ा विनायका बटी लागो परदेसा, हम विदेशियों का विदेश तब इसी सीमा से आकर आरंभ हो जाता था। देश विदेश की प्रचुर यात्राओं का गर्व फिर दिनकर के सर को अहमदीप्त कर गया था। ठीक ही तो था, तब हम पहाड़ियों के हल्द्वानी ही थी बम्बई। मैं 18 वर्ष का था तब पहली बार मोटर में बैठा। मोटर चली तो कलेजा भय से थरथर काँपने लगा था। उस पर जितनी बार ड्राइवर हॉर्न बजाता मैं चौंक कर रुआसा हो जाता था। डैडी, मिनी ने अपने पिता का हाथ धरकर दबा दिया। दिनकर को ड्राइवर की ही उपस्थिति में उसके अतीत का ये गौरव गान मिनी को अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु पुत्री की सुंदरी ट्यूटर का सानिध्य दिनकर को निश्चय ही पुलकित कर मुखर बना गया था। कभी वो गुनगुनाता, कभी टोपी सीधी करता, कभी झंडा लगी कार को देख जमा हो गई भीड़ की उल्लासमयी हर्ष ध्वनि का प्रत्युत्तर देने दोनों हाथ हिला हिला कर खिड़की से बाहर निकाल देता। उन चौड़ी चौड़ी हथेलियों को पहली बार सुरंगमा उतनी निकटता से देख रही थी। न चाहते हुए भी उसकी कनखियाँ बार बार पुत्री के साथ बैठे उसके आकर्षक पिता की ओर उठ जाती। कैसी मूर्खता कर बैठी थी वो, क्यों आ गई थी यहाँ? विनीता जी लौटने पर निश्चय ही उसकी इस यात्रा से अप्रसन्न होंगी। किंतु नैनीताल पहुँचने पर सुरंगमा अपनी आमोद प्रिया शिष्या के साथ इधर उधर घूमती, बोटिंग करती, अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। दिन भर दोनों कभी घोड़े भगाती, न जाने किन किन पहाड़ों में भटकती। कभी जिद कर मिन्नी उसे चाट की दुकान पर खड़ा कर देती, कभी लामाओं की दुकान से एक एक 7-8 रंग बिरंगी शॉल खरीद कर ले आती। रात को कभी कभी सुरंगमा को उसका अंतःकरण फटकारने लगता। माँ को मरे साल भर भी पूरा नहीं हुआ था और वो ऐसे आमोद प्रमोद में डूब गई थी। उस रात मंत्री जी के साथ इतनी दूर चला आना क्या ठीक हुआ था? विनीता जी के शंकालु स्वभाव का परिचय वो एक नहीं अनेक बार पा चुकी थी। जब भी वो आती जानबूझकर ही अपनी रंग उड़ी अवहेलित साड़ियों को पहन ट्यूशन करने आती। फिर भी वो उसे जिस संदिग्ध दृष्टि से घूरती उससे लगता था अपनी संधानी दृष्टि से उसके शरीर का एक एक वस्त्र उतार उतार कर सूंघ रही है। कहीं उसमें दिनकर का स्पर्श तो रचा बसा नहीं है। नैनीताल यात्रा के ठीक एक दिन पूर्व मीरा भी आकर उसे सावधान कर गई थी। ठीक है, तू पहाड़ घूम आ, पहले कभी नहीं गई है। इट विल बी ए गुड चेंज फॉर यू, पर सुरंगमा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन मंत्रियों का क्या कोई ठिकाना रहता है? कुछ साल पहले इसी नैनीताल में एक जर्जर मंत्री का पर खूब कीचड़ उछाला गया था। वो भी अपने किसी अधीनस्थ अफसर की सुंदरी जवान बीवी को पहली बार पहाड़े दिखाने ले गया था। उसी ब्रुक हिल में ठहरे थे जहाँ तू जा रही है, पर अधीनस्थ अफसर को लेकर उसकी पहाड़ घूमने की योजना उन्हें कुछ महंगी ही पड़ी थी। पर तुझे इनसे कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। डैडी इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। आज तक इनके चरित्र के बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई, और आ भी कैसे सकती है? पत्नी देखी है ना इनकी। वैसे बाल्यावस्था में ही इनका विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी के रहस्यमय अस्तित्व को लेकर एक बार असेंबली में हंगामा मच चुका है। उस बेहद बदसूरत और गंवार पत्नी को त्याग कर ही इन्होंने विनीता जी से अपने मन का व्यवहार रचाया था। पहाड़ वालों ने इनके इस व्यवहार के लिए अभी तक इन्हें क्षमा नहीं किया। पता नहीं जीत कैसे गए। तब क्या ठीक कह रही थी मीरा? मार्ग भर मंत्री जी बीच बीच में अस्वाभाविक गंभीर में डूबे जा रहे थे। रह रहकर उनका आकर्षक चेहरा आनंदी बनने के प्रयास में करुण गंभीर में रंग जाता और वो एकदम चुप हो जाते। तब क्या शैशव कैशोर की स्मृतियां उनके आनंद का मार्ग अवरुद्ध कर रही थी? यह बदसूरत परित्यक्ता पत्नी के प्रति किए गए अन्याय का पश्चाताप। डैडी, आपका गांव कहाँ है? सहसा उनकी मूर्ख विवेकी पुत्री के प्रश्न ने उन्हें दिवा निद्रा से चौंका दिया। यहीं कहीं, कहे उन्होंने बाहें फैला दी थी। तब सुरंगमा का अनुमान ठीक ही था। निश्चय ही उनका गांव यहीं कहीं था। तीसरे ही दिन वो उन दोनों को बड़ी सुबह जगा कर कह गया था, तुम दोनों चटपट तैयार हो जाओ, चलो आज किसी जगने से पहले हम लोग निकल पड़ेंगे। कहाँ डैडी?
मैं आज तुम लोगों को एक ऐसे मंदिर की सैर कराऊंगा जहाँ कभी बचपन में मैं नित्य दर्शन करने जाया करता था। वैसे में मैं पूरे एक दिन के लिए एकदम अंडरग्राउंड चला जाना चाहता हूँ। आई एम जस्ट टायर्ड। फरियादें फरशें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सोचा तुम लोगों के साथ एकांत पिकनिक का आनंद लूँगा। एक बार लखनऊ पहुँचा तो फिर उसी भट्टी में झोंक दिया जाऊँगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मेरे पीए को भी कानो कान पता नहीं है। एक चिट लिख कर छोड़े जा रहा हूँ कि किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इसी से ड्राइवर को भी साथ नहीं लिए जा रहा हूँ। बस चटपट तैयार हो लो तो जीप में चलते हैं। पिता की उस रहस्यमयी योजना में मिनी को बड़ा आनंद आ रहा था। पहले सुरंगमा ने घर पर ही रहने की इच्छा व्यक्त की थी, पर मिनी भड़क गई। बीए स्मार्ट, आप नहीं गई तो मैं अकेली क्या करूँगी? फिर मंदिर जा रहे हैं। सुरंगमा के धर्म भीरु चित्त को अपनी इसी अंतिम दलील से विजित कर मिनी उसे खींच ले गई थी। अपनी गूढ़ योजना में डूबा दिनकर स्टीयरिंग थामते ही पूर्ववत गंभीर हो गया था। अपनी मजबूत मोटी उंगलियों की पकड़ के बीच अनामिका की अंगूठी का बड़ा सा हीरा सहस्त्र जुगनुओं सा चमक रहा था। शायद जानबूझ के ही उसने टोपी उतारकर गोदी में रख ली थी और हवा में झूमते उसके घुंघराले केश पूरे ललाट पर बार बार फैलते जा रहे थे। एक हाथ से उन्हें हटाता वो कभी गुनगुनाने लगता, कभी गुनगुनाहट की धुन में गाड़ी हवा के वेग में भगा देता। डैडी जानते हैं हमारे स्कूल की लड़कियां क्या कहती हैं? पिछली बार आप जब हमारे एनुअल कंसर्ट में चीफ गेस्ट बनकर आए थे तो कहने लगी, योर डैडी लुक सो यंग, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर। वाह, तब तो तेरे स्कूल में एक बार और आना पड़ेगा मिनी। दिनकर ने जोर से हंसकर पुत्री की ओर गर्दन झटकी। उस आकर्षक झटके में उसकी किसी आनंदी तरुण किसी उजली हंसी देख सुरंगमा को लगा वो एक नए ही व्यक्ति को देख रही है। इधर जब से वो नैनीताल आई थी कितनी ही बार इस रहस्यमय व्यक्ति की पल पल बदलती मुख्य छवि उसके कलेजे में कुछ अटका सा दे रही थी। क्या क्यों होता है ऐसा? पति, किसी का पिता या अपरिचित मंत्री क्यों बार बार अपनी ही एक चावनी से उसकी समस्त चेतना हर ले रहा था? सुरंगमा तू मूर्ख है, मूर्ख। उसका विवेकी अंतःकरण उसे चाबुक की मार से तिलमिला देता। पर जितनी ही बार दिनकर उसे अपनी सरस दृष्टि का आदर दे किसी अनमोल अतिथि की भांति पलक पावड़ों में बिठाने की चेष्टा करता, वो अपना संतुलन खो बैठती। प्रकृति की निर्जन वनस्थली में स्थित वो प्राचीन मंदिर दूर से किसी पहाड़ी जीर्ण सराय सा ही दिखता था। गाड़ी को बड़े छलबल से पेड़ों के बने झुरमुट में छिपा वे तीनों मंदिर तक पैदल ही गए थे। एक छोटा सा गोरा उजला लड़का उन्हें देखकर भी बड़ी अवज्ञा से चंदन घिसता रहा। क्यों रे लड़के, पुजारी जी नहीं है क्या? दिनकर ने पूछा और फिर अपनी प्रलंब भुजा बढ़ा एक साथ बंदी घंटियों की पूरी कतार की कतार हिला दी। जल तरंग की सी मीठी रुंझुन से पूरा मंदिर गूंज गया। अल्मोड़ा गए हैं, मैं उनका लड़का हूँ, जो चढ़ाना है आप लोग चढ़ाएं, मैं अशीक दे दूंगा। यानी बिना कुछ चढ़ाए अशीक नहीं मिलेगी क्यों? दिनकर हंसकर चप्पल उतारने लगा। आओ मिनी, पहले पैर धो लें। क्यों लड़के, पानी तो देगा या उसके भी पैसे लगेंगे? लड़का बिना कुछ उत्तर दिए चमकती पीतल के लोटे में ठंडा पानी ले आया। हाय मिस, एकदम फ्रेश से भी ठंडा पानी है, छूकर देखिए ज़रा। मिनी बार बार ठंडे लोटे को छूकर उसकी हिम शीतल सेहरन से सिहर उठी थी। यहाँ हर टंकी में स्वयं विधाता का फ्रिज लगा है पगली। अभी तुझे एक ऐसे नौले का पानी पिलाने ले चलूँगा, बड़ी दूर दूर से बीमार वहाँ का पानी पीने आते हैं। उस स्प्रिंग वाटर में गंधक मिनी और पीने में ऐसा मीठा पानी जैसे किसी ने मिश्री घोल दी है। वो फिर स्वयं बैठकर लोटे से पानी से मुंह धोने लगा तो सुरंगमा ने भद्रतावश लोटा थाम लिया। आप धोए, मैं पानी देती हूँ। ओह थैंक यू मिस जोशी। असल में शहरों में रहकर आते बहुत बिगड़ जाती हैं। बरसों तक ऐसे ही लोटे से पानी निकाल कर मुँह धोया है। तब क्या कोई आपकी तरह लोटा लिए खड़ा रहता था? उसने निकट से उस प्रशस्त हस्त संपुट में पड़ रही जलधार निरंतर काँप रही थी। एक दो छींटे सुरंगमा को भी भिगो गए। लाइए, अब आप दोनों भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं पानी देता हूँ। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। वो सुरंगमा के हाथ से लोटा छीन किसी कौतक प्रिय बालक के उत्साह से ही पानी देने झुक गया। नहीं, आप रहने दें, हम धो लेंगे। सुरंगमा नम्र स्वर में आपत्ति करती लोटा लेने लगी और उसी प्रयास में ढेर सारा पानी छलक कर उसकी साड़ी को भिगो गया। मिनी पहली बार पिता को एक सर्वथा नवीन भूमिका में अवतरित होते देख जोर जोर से हंसने लगी। हाय, कोई प्रेस फोटोग्राफर होता तो मज़ा आ जाता डैडी। बिना टोपी के शायद आपका वो पहला चित्र होता। और फिर हाथ में लोटा लिया, आप एकदम देहाती लग रहे हैं। मम्मी भी देखती तो शायद आपको पहचान नहीं पाती। आनंद के उन अमूल्य क्षणों में मम्मी का नामोच्चार सहसा दिनकर को गंभीर बना गया। सुरंगमा को लोटा थमा, वो फिर गंभीर मुंह बना मंदिर के गर्भ द्वार से सिर झुकाए भीतर चला गया था। वे दोनों जब बड़ी फुर्सत से हाथ धोकर भीतर गईं तब अंधकार में कुछ नहीं दिखा।
फिर संकीर्ण देवालय के कोने में जल रहे घृत दीप के धुंधले प्रकाश में नतमस्तक, आंखें मूंदे अडिग मुद्रा में बैठा दिनकर दिख गया। कैसी सरल मूर्ति थी वह भैरव की। सहमती मिनी सरकती ध्यानमग्न पिता के इससे सटकर बैठ गई और हाथ पकड़कर उसने सुरंगमा को अपने पास खींच लिया। दिनकर पूर्वतः अचल मुद्रा में बैठा था। क्षण भर पूर्व चेहरे पर पड़ी शीतल जलधार ने उसकी श्यामल कांति को और भी सुचिक्कन बना दिया था। खादी के कुर्ते के बटनों से चमकती नग्न लोमश छाती को देख सुरंगमा का हृदय बार बार उसी मूर्ख धड़कन में धड़कने लगा जिसकी वो विवेक की क्षणों में भी कभी कैफियत नहीं ढूंढ पाती थी। सहम कर उसने स्वयं आंखें बंद कर दी। उस उग्र देवता के तेज से ही शायद उस निराडंबर देवालय में ऐसी अद्भुत स्निग्ध शांति थी। सहसा ध्यानमग्न दिनकर को उन दोनों की उपस्थिति का आभास हुआ। अच्छा तो तुम लोग आ गई? वो हंसा। उस हंसी का वात्सल्य पुत्री के साथ साथ सुरंगमा को भी सहला गया। अद्भुत वरदाई है चितई के ये ग्वालदेव। देख रही हो ना ये कील पर टंगी अर्जियाँ, जिन्हें इस लोक के अदालत में न्याय नहीं मिलता, वे ही अभागे इस अलमस्त औघड़दानी की अदालत में फरियाद करने आते हैं। फिर देखते ही देखते ये न्यायप्रिय देवता दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। उन्हीं कृतज्ञ फरियादियों की अर्जियाँ लटका दी जाती हैं। एक बार मैं भी अपनी अर्जी यहाँ लटका गया था। कैसी अर्जी डैडी? आपने क्या किया था? मुझ पर एक बार एक सशक्त विरोधी दल ने लांछन लगाया था कि मैं चुनाव का चंदा खा गया हूँ और विदेश के कई बैंकों में मेरा भारी खाता है और मैं स्मगलरों के यहाँ दावतें खाता हूँ। मेरी पत्नी सिंचाई इंजीनियरों से खुलेआम घूस लेती है। फिर मिनी ने पिता की गोदी में धरे उनके दोनों हाथ स्नेहपूर्ण सहानुभूति से थाम लिए। उसके चेहरे पर फैली बड़ी बड़ी आंखों में बाल सुलभ कुतूहल झलकने लगा था। अपने शिष्य की यही मुद्रा देख कभी कभी सुरंगमा के जी में आता उस मात्र स्नेह वंचिता सरल बालिका को वो खींचकर छाती से लगा ले। मिस, शायद पहले जन्म में मैं आपकी बेटी ही थी। 2 दिन पूर्व उसकी बगल में लेटी मिनी ने सहसा अपने पलंग से कूद उसके गले में बाहें डाल दी थी। अंधेरे कमरे में सुरंगमा के दोनों गालों को उस निर्दोष उक्ति ने क्यों दहका दिया, इस सुरंगमा आज भी नहीं समझ पाई थी। फिर मैं अपनी अर्जी एक दिन ऐसे ही चुपचाप आकर लटका गया। मैं निर्दोष हूँ ग्वालदेव, एकदम निर्दोष। आप ही न्याय करें और इस मिथ्या कलंक से मुझे मुक्ति दे। मैं मानता हूँ विदेश के बैंकों में मेरा भारी खाता है, किंतु वो रुपया मेरी निजी संपत्ति, ससुर कुल से अर्जित संपत्ति। तुम्हारे नाना के वैभव को कौन नहीं जानता। मैं स्वीकार करता हूँ मैंने स्मगलरों से रुपया वसूला है, किंतु किस लिए? क्या अपने लिए? नहीं, अपनी पार्टी के लिए। एक पैसा भी मैंने यदि अपने ऊपर खर्चा किया हो तो मेरे अंग अंग में गलत कुष्ठ फूटे ग्वालदेव, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो आप मुझे पाप मुक्त करें। मैं जानता हूँ मैं डाकू हूँ, किंतु ऐसा डाकू हूँ मिनी जो अमीरों का लहू चूस गरीबों को जीवन देता है। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी इस टोपी पर आज तक कीचड़ का एक छींटा भी नहीं लगने दिया। हाय डैडी, आपने तो आज तक हमें कभी बताया ही नहीं। मिनी अब पिता से एकदम सटकर बैठ गई थी। मैं अपनी अजीज दरबार में लटका के लखनऊ पहुंचा भी नहीं था कि पता लगा मेरे जिस मिथ्याव्यापी पुरुष ने शत्रु ने मुझ पर अकारण ही लांछन लगाया है, उसकी चलती ट्रेन से उतरने की चेष्टा में ग्वालदेव ने उचित दंड दे दिया था। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। संसद का वो सबसे छोटा सदस्य, जवान पत्नी का पति और एक दुधमोहे बालक का पिता था। ऐसे कठोर दंड की तो मैंने याचना नहीं की थी, किंतु इस देवता के दरबार का यही कायदा है। इसे पहाड़ी में घात कहते हैं मिनी। यहाँ की घात कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद मैं भूल गया था। ओ माय गॉड, मैं अपने पास होने की अर्जी भी यहाँ टांग सकती हूँ। डैडी प्लीज़। मिनी सचमुच ही बटुआ खोलकर कागज़ कलम निकालने लगी। दिनकर का जोर से हंसा। तभी पुजारी के लड़के ने नन्ही घंटियों की माला एक बार फिर हिला दी। उन टुनकती हुई घंटियों से घुले मिले उस देवालय के गूढ़ मंडप में गूंज रहे अट्टहास की ध्वनि सुरंगमा को एक बार फिर विभ्रांत कर गई। दिनकर की मुग्ध दृष्टि में करुण याचना की भाषा उसने स्पष्ट पढ़ ली थी। तब के कुछ क्षण पूर्व गंभीर ध्यानमग्न वो आकर्षक मंत्री अपने प्रिय औघड़दानी देवता से उसे ही मांग रहा था। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ नहीं मांगी जाती पगली। एक बार उसने जिस अर्थपूर्ण दृष्टि सुरंगमा को देखा, उसके बाद उसे समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। पुरुष की इस प्रशंसापूर्ण दृष्टि की भाषा मूर्ख अपड़ नारी भी ठीक से पढ़ लेती है। ये विधाता का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ केवल मर्सी पिटिशन ही दाखिल की जाती है। समझी, न्याय, केवल न्याय। सुरंगमा चौंककर सतर हो गई। क्या विधाता ने उसके जन्म के साथ ही उसके साथ कठिन अन्याय नहीं किया था? किंतु उस अन्याय के विरुद्ध वो किससे नालिश कर सकती थी? किसको बंधवा सकती थी? पिता को, नाना को, या स्वयं जन्मदायिनी को? अन्यायी था स्वयं उसका भाग्य। और आज तक संसार का कौन फरियादी उस शक्तिशाली अन्यायी के विरुद्ध अपनी फरियाद दिखा पाया है? करता वो नन्हा पुजारी फिर 10 रुपये के गहरे चढ़ावे को देख दुगने उत्साह से ओम ओम जपता कुछ अस्पष्ट मंत्रोच्चार के साथ उन्हें असीख थमा गया। एक
पीतल की नन्ही थाली में घुले रोली चंदन अक्षत से उसने उन तीनों के ललाट पर लंबे तिलक खींच दिए और हंसकर पूछा, चाय पियेंगे हुजूर? अरे वाह, तू चाय पिला सकता है भाऊ? लड़के हंसकर दिनकर ने बड़े लाड़ से उसकी पीठ पर हाथ मारा। तब ले आ तो उस्ताद 3 गिलास चाय, और सुन, खाने के लिए भी जो भी ला सकता है ले आ, बड़ी भूख लगी है। क्यों नहीं, आलू के गुटके, रायता, बिस्किट, चना, गुड़, मिश्री। आप वहीं चले हुजूर, एकदम सड़क से लगी दुकान है, न चढ़ाई न उतार। गरम गरम चाय मिलेगी, यहाँ तक लाने में ठंडी हो जाएगी। तब ठीक है उस्ताद, चल आज तू भी हमारा गेस्ट बनेगा। सड़क से लगी उस काट की दुकान पर लगी एकमात्र बेंच को अपने फटे कुर्ते से झाड़ झूड़ पुजारी का लड़का अपने प्रभावशाली अतिथियों की अगवानी की भूमिका पहाड़ी में बांध रहा था। बहुत बड़े लोग हैं, 10 रुपये तो चढ़ावा ही चढ़ाया है। उस पर बटुआ खोला तो भट्टजीऊ गायत्री की 100 रुपये की पूरी गड्डी थी साली। खूब बढ़िया चाय बनाना गुरु। दिनकर को हंसी आ गई। इससे दुकान से न जाने कितनी बार वो माँ के पूजादान से चवन्नी चुरा चटपटे जम्बू छुके आलू खा गया है। और तब भट्टी जी की ये छतरी सफ़ेद झाड़ झंकाड़ मूछे भोटिया अपसू कुत्ते की पुष्ट पूँछ की भांति काली और मोटी थी। अब डोरी की बंधी उस जीर्ण चश्मे की कमानी गर्व्यांग की रस्सी के बने पुल सी काँप रही थी। अब यही चश्मा नया नया बनकर हल्द्वानी से आया। तब दिनकर के प्रत्येक सहपाठी ने उसे आंखों पर लगाकर उसके कांच से धूमिल बन गई पर्वत श्रेणियाँ देखी थी। फिर भी भट्ट जी ने मुड़कर चश्मा फिर अपनी आंखों पर लगा लिया। मुर्दे कहीं के, किसी का चश्मा कहीं ऐसे लगाया जाता है? अब अभी बन जाओगे छोकरा, अंधे बन जाओगे छोकरा। और धुएं से काली केतली तब भी इसी चूल्हे पर चढ़ी ऐसी ही साएँ करती उन्हें चाय की गर्म घूंट के लिए ऐसे ही अधैर्य से बावला कर देती थी। पीले पीले आलूओं से भरी कढ़ाई में धप से कछुल मार कभी कभी भट्ट जी ग्राहकों को अपने घर तक भगा देते। अरे जा तो रे धनुआ, क्यारी से ज़रा सा धनिया तो खड़ ला। जब तक गुटकों में धनिया नहीं तो क्या, तब तक गुटके क्या। फिर तिमिल के चौड़े पत्ते में 2 पैसे के ढेर सारे आलू थमा वो नित्य से एक से ही शब्दों में अपनी पाक कला का सरस परिचय देने लगते। लाला ऐसे आलू अल्मोड़े का चिरंजी भी नहीं बना सकता। बड़ी तारीफ सुनी थी उसकी। एक दिन जाकर खा के आया, राम राम मलेच्छ ससुरा, लहसुन प्याज पीस कर डालता है। अब भला तुम ही बताओ, अच्छे क्यों नहीं लगेंगे भला? अरे प्याज लहसुन में तो गोबर भी स्वादिष्ट लगता है। क्यों गुरु, क्या खाया है तुमने? एक दिन अल्हड़ दुसासी दिनकर ने हंसकर पूछ लिया। इन्हीं उग्र तेजी भट्ट जी ने उसे एक झापड़ कस कर इसी बेंच पर औंधा कर दिया था। ग्राम की रामलीला में परशुराम बनते थे भट्ट जी। पन्नी लगा असली फरसा घुमाते, धनुष यज्ञ में आते और एक एक चौपाई के साथ हृदय पर 100 बिजलियाँ गिरा देते। अतिरिक्त से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। और उनकी असली मुझे 100% असली क्रोध से थर थर काँपने लगती। तो सहमी सरल ग्राम्या घूंघट खींच लेती। लक्ष्मण बनता था दिनकर। क्रोधी भट्ट जी को चढ़ाने के लिए वो कभी कभी रामायण की चौपाइयों का भी अतिक्रमण कर जाता। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तजनी देख मर जाही गाकर उसने एक दिन अपनी तजनी सचमुच ही उनकी आंखों में कोच, दूसरे हाथ से उनकी धोती का कोचा सरका दिया था। टूटे दीवार से ही ढीली धोती भरभरा कर स्टेज पर गिर पड़ी। अद्भुत सज्जा, क्रुद्ध उन्मत्त दृष्टि और लाल तमतमाया चेहरा होने पर भी परशुराम की स्थिति सहसा हास्यास्पद हो गई थी। फुर्ती से पैतरा बदल वो छिटक न जाता तो शायद वो सनकी परशुराम अपने असली फरसे का कौशल दिखा ही बैठता। दर्शक उसके इस नवीन मौलिक अभिनय पुट से पुलकित होकर हंस हंस कर धरा पर लौट रहे थे कि वो घर भाग गया। काकी ने उसे बेहद लताड़ा था। छोकरे, तेरी क्या मौत आई थी? भट्ट जी को कौन नहीं जानता। इस गुस्सेबाज छछूंदर ने अपनी पत्नी को पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और फिर कह दिया था कि भैंस चराने गई थी, गिरकर मर गई। और उस गऊ से सीधी ब्राह्मणी भटियाणी का अपराध केवल इतना ही था कि अपने इस परशुराम से बिना पूछे बीमार माँ को देखने मायके चली गई थी। नमस्कार। तो ये था आज का उपन्यास का आज का एपिसोड। अब आगे मैं आपको अगली बात सुनाऊंगी।